चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और जैसे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, फेज चेंज का मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, यानी फिजिकल स्टेट में बदलाव लाते हो तो उसे हम फेज चेंज कहते हैं। और ऐसी फेज चेंज रिएक्शंस के लिए, ऐसी फेज चेंज प्रोसेसेस, रिएक्शंस नहीं प्रोसेसेस कहना चाहिए, प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी का चेंज यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू कैसे निकालें? इसके लिए सबसे पहली चीज, सारी फेज चेंज प्रोसेसेस आइसोबारिक होती हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली होती है। अब अगर अपन एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, Q रिवर्सिबल बाई T, उसे चेंज करें तो इसे हम लिखेंगे QP रिवर्सिबल बाई T, क्योंकि आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है। और हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा QP की वैल्यू, QP का मतलब डेल्टा एच ही होता है। तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच बाई T फॉर ऑल फेज चेंज प्रोसेसेस। हमें यहाँ तीन पढ़ने हैं, फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा डेल्टा एच बाई T, इसमें डेल्टा एच फ्यूजन का हो जाएगा, इसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन का हो जाएगा, इसमें डेल्टा एच सब्लिमेशन का हो जाएगा। अगर आप डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन क्या है? When 1 mole of a solid is completely converted to liquid, when 1 mole of a solid is converted to liquid at its melting point, it is known as entropy change of fusion. When 1 mole of liquid is converted to gas at its boiling point, then it is called as entropy change of vaporization. And when 1 mole of solid directly gets converted to gas, ठीक है, यानी sublimation होता है at any constant temperature, then it is known as entropy change of sublimation. फॉर्मूला सभी में एक, डेल्टा एच बाई टी। फर्स्ट केस में डेल्टा एच फ्यूजन का होगा, सेकेंड केस में डेल्टा एच वेपराइजेशन का होगा, और थर्ड केस में डेल्टा एच किसका होगा? सब्लिमेशन का होगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल बी डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस। चलिए 1 मोल के लिए एनी सब्सटेंस के लिए डिफाइन करेंगे। चलिए अब अपन एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी को असर करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये इस पे क्वेश्चन आपको काफी मिलेगा, प्रीवियस सीबीएसई के जो एआईपीएमटी होते थे या फिर नीट के पेपर्स में भी एंट्रोपी के ऊपर फैक्टर्स पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिजिकल स्टेट एंट्रोपी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है, क्योंकि सॉलिड होगा तो रैंडमनेस कम होगी, लिक्विड होगा तो थोड़ी ज्यादा होगी, गैस होगा तो बहुत ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, अच्छा यहां पर हमने इस फॉर्मूले में पढ़ा था T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर जितना कम होगा उसे हम एक पर्टिकुलर एंट्रोपी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ले जाने पर एंट्रोपी का चेंज बड़ा होगा। सो लोअर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डेल्टा एस विल बी मोर। कहने का मतलब यह है, एक बहुत ठंडा सिस्टम है उसे मुझे 100 डिग्री पे ले जाना है, एक सिस्टम है जो 50 डिग्री पे है उसे मुझे 100 डिग्री पे ले जाना है, और एक 90 डिग्री पे उसे मुझे 100 डिग्री पे ले जाना है। सबसे ज्यादा चेंज इन एंट्रोपी कहां होगी? सिस्टम जो ठंडा है वहां से 100 डिग्री जाने पर मैक्सिमम चेंज आएगा। सो सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियली जितना लो होगा उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। तो एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आर इनवर्सली रिलेटेड, बट एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं वो जितना ज्यादा रखोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सिस्टम का, वैसे वैसे एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम होता है तो मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए जो स्पेस मिलती है वो स्पेस हो जाती है कम, और स्पेस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली रैंडमनेस कम हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो रैंडमनेस कम होगी। तो प्रेशर बढ़ाने पर रैंडमनेस कम होती है, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मिक्सिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। दुनिया में कोई भी दो चीजों को अगर आप मिक्स करते हो, ध्यान रखिएगा, इट शुड नॉट, द टू थिंग्स यू मिक्स शुड नॉट रिएक्ट, इट इज सिंपली मिक्सिंग। दो चीजों को मिलाया, चाहे आप सॉल्यूशन बनाओ, चाहे दो सॉलिड को मिलाओ, चाहे गैसेस को मिलाओ, सिंपल रूल है, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर? इसके बाद आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम लगे। जैसे हीलियम में एक ही एटम लगा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इसके बाद के सभी को हम इन जनरल पॉली एटॉमिक कह देते हैं। इसका मतलब यह है
जैसे जैसे एटॉमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, वैसे वैसे एटॉमिसिटी बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी मीथेन विल बी मैक्सिमम रैंडम बिकॉज इसमें 5 एटम है, इसमें 4 है, 3 2 1। तो जैसे जैसे एटम इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल कम होंगे, एंट्रोपी भी कम होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी, मान लीजिए मैं आपको 4 एग्जांपल दे दूं और चारों की एटॉमिसिटी सेम हो। फॉर एग्जांपल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती है। यानी मैंने जो अभी 4 एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो आप इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 990 यानी कि 9 उसका एटॉमिक नंबर है और 19 उसका मास नंबर। अब अगर आप F2 लेते हो तो ऑब्वियसली वो 32 है, 38 हो जाएगा। ऑक्सीजन 32 होता है, नाइट्रोजन 28 होता है, हाइड्रोजन 2 होता है। तो सबसे भारी फ्लोरीन है, फ्लोरीन विल बी मैक्सिमम रैंडम। नंबर ऑफ मोल्स में बदलाव, ये मोल्स में बदलाव कैसे देखा जाता है? तो एक सिंपल सी चीज, सिंपल सा लॉजिक अपने को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स का बढ़ना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का बढ़ना, अगर आपने कोई जनरली इसमें आपको रिएक्शन दी जाती है और बोला जाता है कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा बदलाव नंबर ऑफ मोल्स में किस में आएगा, या यूं कहें सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज किस में होगा, तो ध्यान रखिए सबसे पहले तो आपको फिजिकल स्टेट देखिए। मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड लिक्विड है और प्रोडक्ट साइड पे गैस है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट में गैस बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर सब लिक्विड्स हैं या सब गैसेस हैं तो फिर आप मोल चेक करोगे, मोल बढ़ गए तो डेल्टा इन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। मोल कम हो गए यानी प्रोडक्ट साइड कम मोल है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट साइड कम मोल किसमें होंगे? N2 + 3H2 गिव्स यू 2NH3, इधर 4 मोल उधर 2 मोल, तो ये 2 मोल हो गए, तो डेल्टा इन की वैल्यू लेस है, एंट्रोपी की वैल्यू कम हो गई। डेल्टा इन की वैल्यू 0, कोई चेंज नहीं। फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 गिव्स यू 2HCl। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है तो डेल्टा इन सब गैसेस भी हैं, सारे फिजिकल स्टेट भी सेम है, मोल भी सेम है, तो वहां एंट्रोपी में चेंज नजर नहीं आएगा। चलिए, एक्सेप्शनल एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप पहली बार में जो सोचते हो वो गलत निकलता है। जैसे व्हेन एग इज बॉइल्ड, अगर मैंने एंट्रोपी इंक्रीज नहीं लिखी होती तो आप सोचते जब अपन एग को बॉइल करते हैं तो अंदर का जो लिक्विड पार्ट यॉक होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो लिक्विड अगर सॉलिड में बदल गया तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एंट्रोपी बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है? एग यॉक में बेटा होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। जब आप हीट करते हो तो प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारी अमीनो एसिड चेन्स जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड लिंकेजेस। जब आप उसे बॉइल करते हैं तो इतनी हीट में ये जो चेन्स होती हैं इनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, चेन्स अलग अलग हो जाती हैं। चेन के अलग अलग होने से सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसऑर्डर बढ़ जाता है और मॉलिक्यूलर लेवल पे डिसऑर्डर बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ती है। सो ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, व्हेन एन एग इज बॉइल्ड एंट्रोपी डज नॉट डिक्रीज एज वी थिंक, ठीक है, एक्चुअली इट इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया व्हेन रबर बैंड इज स्ट्रेच। अब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो डिसऑर्डर हो गया, तो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ एंट्रोपी घटती है। होता क्या है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पहले बहुत ज्यादा अनकॉइल्ड स्टेट में होते हैं, बहुत ज्यादा रैंडम स्टेट में होते हैं। जैसे आप उसको स्ट्रेच करते हो तो ये कॉइल्ड स्टेट में होते हैं, जैसे आप उसको स्ट्रेच करते हो तो ये अनकॉइल होकर एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अलाइन हो जाते हैं एंड हेंस एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो ये 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना है। आगे न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको कुछ फॉर्मूले सीधे सीधे याद रखने हैं, किसी डेरिवेशन की बात नहीं करनी है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 2 जनरल फॉर्मूला। एक बार आपने ये जनरल फॉर्मूला जो है ये दोनों जनरल फॉर्मूला याद कर लिए तो उसके बाद में कंडीशन के हिसाब से आपको इसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा। यू विल रिड्यूस इट टू अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। जैसे कि जनरल फॉर्मूला, अच्छा ये सारे आइडियल गैसेस के लिए ही होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। डेल्टा एस इज NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, और दूसरा है डेल्टा एस इज NCP ln T2/T1
एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये एक जनरल फॉर्मूला है NRln P1/P2। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा हो, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों में वेरिएशन देखने को मिल रहा हो तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, अब अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हो तो T1 और T2 तो सेम हो जाएगा, और T1 T2 के सेम होते ही ये रेशो 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों हो जाएंगे 0, तो फॉर्मूला बनेगा NRln V2/V1 एंड NRln P1/P2। वैसे भी P1 V1 इज P2 V2, ये मैं आपको बता चुका हूं, तो उस हिसाब से अगर V2/V1 है तो यहाँ P1/P2 आएगा। ये भी बोला था मैंने कि नेचुरल लॉग को लॉग में बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई, नथिंग न्यू, आपको सीधे सीधे फॉर्मूले याद करने। जनरल फॉर्मूले पे क्वेश्चन रेयरली ही कभी आता है, तो आप तो मेनली इसके अंदर आइसोथर्मल ही है पहला वाला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। उसके बाद में आइसोकोरिक, कोरिक में क्या करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो वॉल्यूम है, उसको 0 कर दो, तो NCV ln T2/T1 या 2.303 NCV log T2/T1। अब T2/T1 है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो प्रेशर तो वेरी कर रहा होगा। प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली, तो T2/T1 कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय P2/P1 इफ द प्रेशर इज वेरिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे अगर अपन ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और इस फॉर्मूले में T2/T1 की जगह पर यहां पर हम P2/P1 भी लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्मूलों में। और ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। V2/V1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम वेरी ही नहीं करता, तो V1 और V2 बिल्कुल सेम रहेंगे, दैट इज द रीजन यहां पर ऐसा होता है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले और है नेक्स्ट सेशन के अंदर, उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस सेक्शन। ओके, चलिए अगले दो प्रोसेसेस, आइसोबारिक, अगेन जनरल फॉर्मूले में बारिक है तो P1 और P2 सेम होंगे, तो log 1 0 हो जाएगा। आपका फॉर्मूला बनेगा NCP ln T2/T1, ये सेकंड फॉर्मूले से आपको मिलेगा, और 2.303 NCV ln T2/T1। अच्छा, बारीक है तो प्रेशर चेंज नहीं हो सकता लेकिन वॉल्यूम हो सकता है, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो T2/T1 की जगह यहां आप V2/V1 भी ले सकते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है अगर वॉल्यूम में बदलाव दिया हो तो। ऐसे जनरली टेम्परेचर चेंज पे ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। हम जानते हैं हीट एक्सचेंज होती ही नहीं है, तो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस 0 हो जाएगी, और Q रिवर्सिबल बाई T हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एस का, तो ऑब्वियसली Q रिवर्सिबल 0 है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ध्यान रखिएगा रिवर्सिबल, क्योंकि Q रिवर्सिबल की वैल्यू फॉर्मूला हमारा डेल्टा एस Q रिवर्सिबल बाई T होता है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब देखो, ये इक्वेशन याद है आपको जब थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था तो हमने बोला था सिस्टम का सराउंडिंग्स इज इक्वल टू यूनिवर्स होता है। इसका मतलब यूनिवर्स का डेल्टा एस यदि मैं पूछ रहा हूं तो आपको मैं टोटल एंट्रोपी चेंज पूछ रहा हूं, दैट इंक्लूड्स द सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग्स। तो डेल्टा एस टोटल और यूनिवर्स इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, यानी डेल्टा एस पूरे यूनिवर्स का पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेक इट वेरी क्लियर, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम ग्रेटर देन 0, या सिंपली आपको बोले डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं किसी प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स की वैल्यू यदि 0 है तो क्या वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, यस डेफिनेटली होगी। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम is not a sole criteria of spontaneity, but delta S of the universe definitely is। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा एस अगर लेस देन 0 है तो वो प्रोसेस डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी। पहली वाली स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड होगी। और यदि किसी सिस्टम के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 आ जाती है तो समझ लीजिए कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां से आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी के बेस पर स्टेटमेंट मिल जाता है, और वो स्टेटमेंट है द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम और द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो एंट्रोपी उस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। आपने एक स्टेटमेंट और पढ़ा है विच इज वेरी फेमस, द
यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिवर्स जो है बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो एक्सपांशन की प्रोसेस में डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम के बढ़ने से एंट्रोपी की वैल्यू भी, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया एंट्रोपी का। लेट अस नाउ स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 by V1। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2.303 5 moles। कैलोरी में आपको पूछा है तो R की वैल्यू 2, log 5 से 50 जा रहा है तो दैट इज 50/5, ये log 10 हो गया 1। 5 into 2 is 10, 10 into 2.303 is 23.03 calories per calorie। This is how you solve such questions। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आराम से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर एट एसटीपी। फ्यूजन दे रखा है, फ्यूजन कितने के लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो सिंपल सी चीज है, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन यानी कितने मोल के लिए, 1 मोल और 18 ग्राम आइस के लिए। आइस की बात हो रही है इसलिए 18 ग्राम दे रहे हैं 1 मोल। दैट इज डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा एच ऑफ द फ्यूजन इज 6 किलोजूल, दैट इज 6000, और डिवाइड बाय टी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे भी आइस टू वाटर कन्वर्जन हो रहा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट पे शुरू होता है, वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। ये हो गया 273। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा आपको, ये होगा किलो जूल पर मोल पर केल्विन। 1 मोल के लिए है और पर केल्विन टेम्परेचर के लिए है। ठीक है, लेकिन आपको जो पूछा है वो है डेल्टा एस फॉर 1 ग्राम। ठीक है, ये जो आपको पूछा है डेल्टा एस फॉर 1 ग्राम पूछा है, ये वाला जो वैल्यू आपका है ये 18 ग्राम के लिए आया है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा कह सकते हो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास इज डेल्टा एस फॉर 1 ग्राम। ठीक है, सो ये हो जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। डेल्टा एच ये रहा फ्यूजन का, ठीक है ना, फ्यूजन का, दैट इज 6000 डिवाइडेड बाय 273, और मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पे 18 होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.22। ठीक है ना, तो सॉरी यहाँ पे जूल आएगा क्योंकि हमने 6 किलो जूल को 6000 लिख दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.22 जूल पर केल्विन। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंट्रोपी, अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर गिवन, फाइंड द डेल्टा एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। मैं इक्वेशन 2 मोल के लिए लिख रहा हूँ, H2 plus Cl2 gives you 2 HCl। ठीक है, इसका डेल्टा एस हम निकाल देंगे और ये 2 मोल के लिए है, तो जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए, तो इक्वेशन के अंदर अगर अपने को डेल्टा एस निकालना होता है तो मैंने आपको बोला था डेल्टा एस एंट्रोपीज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे एंट्रोपीज मोल कंसिडर करने पड़ेंगे, और HCl का वैल्यू है 0.19 माइनस, ठीक है, H2 और Cl2 हो गए 0.13 प्लस 0.22। ठीक है, तो हो जाएगा 0.38 माइनस ये हो गया 0.35, दैट इज 0.03। ये है 2 मोल के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 मोल, तो इसको डिवाइड बाय 2 कीजिए, आंसर होगा 0.015। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पर क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फॉर योर कन्वीनियंस आंसर मैंने दे दिया है, क्वेश्चन को खुद कीजिए, आंसर को वेरीफाई कीजिए, नहीं आता है तो डाउट पूछिए। ठीक है, चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एंट्रोपी। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स। देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली अगेंस्ट, ये CEP जो है इट मींस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर है, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है, टू अ स्टेट वेयर द फाइनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू its final pressure becomes equal to external pressure।
फाइनल प्रेशर तो हमें पता चल गया 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इनिशियल प्रेशर कितना है वही हमें देखना पड़ेगा, या यूं कहें कि इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, आप फाइनल वॉल्यूम निकाल लीजिए और आपको एंट्रोपी का चेंज का वैल्यू पूछा है, डेल्टा एस की वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले देखो हमको करना क्या होगा, हमें इक्वेशन लगानी होगी PV इज इक्वल टू nRT। उस गैस पे जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम 1 लेकर है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना रहेगा, ये फाइनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो हमको एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर यहां पर दे ही रखा है, ठीक है। तो P, ठीक है, यहां पर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपको यहाँ पर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली, इनिशियल वॉल्यूम इज 1 इज इक्वल टू 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स R 0.0821, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और इनिशियल टेम्परेचर आपको जो दे रखा है वो है 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर जब आप प्रेशर या एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल रहे थे तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो प्रेशर को 1 रख दीजिए, V ले लीजिए, तो यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, जब आप एक्सपांड करेंगे तो ये आपका फाइनल वॉल्यूम आएगा। जब फाइनल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सो V2 विल बी इक्वल टू 24.63 लीटर्स और इनिशियल वॉल्यूम आपको दे ही रखा है 1 लीटर। अब ये V2 और V1 आ गए, आपको पूछा है डेल्टा S और सारे ऑप्शंस नेचुरल लॉग में ही है, इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NR ln V2 by V1, ठीक है। तो डेल्टा S विल बी 1 मोल के लिए N1 R ln 24.63 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा R ln 24.63, ये रहा हमारा आंसर R ln 24.6। इस तरह से एंट्रोपी के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन आए, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर हमारा एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विद गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होती है, किस तरह से उसको हम करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गिब्स फ्री एनर्जी। जब अपन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे थे बच्चों, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, देयर आर 2 कंडीशंस, या यूं कहें 2 क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। फर्स्ट इज एनर्जी, जो हम एंथैल्पी के फॉर्म में फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं, एंड द सेकेंड इज एंट्रोपी, जो हमने अभी सेकेंड लॉ के अंदर पढ़ लिया, ठीक है। और हमने कहा था नन ऑफ देम इज द सोल क्राइटेरिया, दोनों में से कोई भी अकेला ये जज नहीं करेगा कि स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है किसी प्रोसेस के अंदर, सो आपको इन दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। अब आता है इन दोनों को कंबाइन करके जो फैक्टर हमें यहां पर मिलता है वो, एंड दैट इज नॉन एज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी में जो एनर्जी इन्वॉल्व है और एंथैल्पी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, चलिए, सो व्हाट इज एग्जैक्टली द गिब्स फ्री एनर्जी? इट इज द मैक्सिमम नॉन एक्सपांशन वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी किसी भी सिस्टम में नॉन एक्सपांशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन एक्सपांशन? अभी तक हम जो वर्क पढ़ रहे थे दैट वाज एक्सपांशन वर्क, पीवी। यहां पर हम पीवी वर्क को कंसिडर नहीं करते हैं, वी कंसिडर नॉन एक्सपांशन वर्क, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है किसी सिस्टम से, मैक्सिमम जो आ सकता है, उसको वो गिब्स फ्री एनर्जी को करस्पॉन्ड करता है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो आप ऐसा कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, तो माइनस डब्ल्यू मैक्स करस्पॉन्ड्स टू डेल्टा जी, माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम करस्पॉन्ड्स टू डेल्टा जी। डेल्टा जी करस्पॉन्ड्स टू द वर्क, नेगेटिव वर्क डन बाय, ऑफ कोर्स बाय द सिस्टम बोल रहे तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस डब्ल्यू मैक्स होता है। क्लियर? हम जानते हैं ये एक स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों है। G is H minus Ts is the basic equation। अब पहले इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो आपका वर्क, ये जो वर्क है, दिस इज कॉल्ड एज यूजफुल, ठीक है, ये यूजफुल वर्क है, ठीक है। H जो होता है
या यूं कहें यूजफुल एनर्जी है, ये जो है दिस करस्पॉन्ड्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और जो भी एंट्रोपी में लगती है ये एनर्जी, दिस इज द यू कहें नॉन यूजफुल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो नॉन यूजफुल, रैंडमनेस में इन्वॉल्व एनर्जी यूजफुल कैसे हो सकती है? वो तो सिस्टम को रैंडम बनाने में काम कर रही है, सो इट कैन नॉट बी यूजफुल। तो टोटल एनर्जी में से जब आप नॉन यूजफुल को निकाल देते हैं तो बचा हुआ यूजफुल होता है। जैसे हीट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है उसको हम सिस्टम की टोटल एनर्जी में से यदि माइनस कर दें तो आपको एक्चुअली यूजफुल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो आपकी मतलब मान लो आपके अंदर टोटल एनर्जी 100 जूल है, उसमें से 100 जूल एनर्जी जो है वो नॉन यूजफुल एनर्जी है। तो अगर आप 100 में से ये 10 जो भी हटा दोगे नॉन यूजफुल को, तो बची हुई 90 एक्चुअली काम में आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज यूजफुल एनर्जी। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी एनर्जी की नहीं निकाल सकते, इसलिए चेंज कंसिडर करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हम चेंज कंसिडर करेंगे डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। आप इसे टी डेल्टा एस और एस डेल्टा टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एस यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। इसलिए हम सीधे एक ही इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पर टी डेल्टा एस और एस डेल्टा टी आएगा, एस डेल्टा टी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सेकेंड लॉ में, इसलिए क्योंकि कैपिटल एस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्लियर? तो इसको हम रूल आउट कर देते हैं। हमारे पास में जो इक्वेशन बचती है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ अगर यही इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करें, यानी कि जब सिस्टम का टेम्परेचर, ठीक है, 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो, तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दिखाएगा, एंड दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इट इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन, दोनों ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के फॉर्म्स हैं। एक स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पेसिफिकली अंडर गिवन कंडीशंस, और एक जनरल है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैसे निकालें? लास्ट सेशन में हमने रिएक्शन का डेल्टा एस नॉट निकालना सीखा था, जहां पर एस ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ द रिएक्टेंट किया था। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस वहां पर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रेफरेंस लेकर निकाल सकते हैं। क्लियर? यहां पर भी हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, ए प्लस ए गिव्स बी, ठीक है, और इसका डेल्टा जी नॉट आपको पूछा है, एंड व्हाट इज गिवन टू यू इज डेल्टा जी नॉट, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो आपको यहाँ दिए हुए हैं, जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हैं उनके डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन अगर ले रहे हो तो, और अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो डेल्टा जी, ये आपको दिए होंगे। तो फॉर्मूला वही है, समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट, यानी कि सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। सो डेल्टा जी नॉट इज समेशन डेल्टा जी नॉट ऑफ पी मतलब प्रोडक्ट्स एंड आर मतलब रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में केवल एक ही प्रोडक्ट है, 2 3 4 जितने भी होंगे वो सब यहाँ जुड़ेंगे। रिएक्टेंट में यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट मैंने लिया है, आप 2 3 4 जितने भी होंगे सबको जोड़ेंगे। मोल्स ऑफ बी, तो बी इंटू, क्योंकि ये पर मोल में जनरली आपको वैल्यू दी जाती है, डेल्टा जी नॉट ऑफ बी माइनस ए इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने नीचे लिखा है। डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। कोई भी एलिमेंट का फॉर्मेशन अपनी एलिमेंटल या फ्री स्टेट में अगर वो है, जैसे हाइड्रोजन का फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट होता है H2 फ्री स्टेट, जिसमें वो एग्जिस्ट करे, तो H2 के फॉर्मेशन का डेल्टा जी नॉट हमेशा 0 होगा, क्योंकि अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको उसको फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। दैट इज द रीजन हियर वी टेक इट एज 0। एंड क्वेश्चन में भी अगर आपको नहीं दिया है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके लिए आपको 0 लेना पड़ेगा। अगला आता है डेल्टा जी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा जी में सिंपल सी चीज आपको पता है, ये चीज नहीं है आपके लिए। सीधे सीधे आपको क्राइटेरिया क्या रखना है, डेल्टा जी सिस्टम का निकालिए। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो डेफिनेटली वो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड में नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव के ऐसी प्रोसेसेस जिनका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और स्पॉन्टेनियस होंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। डेल्टा जी 0, प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये हो गया डेल्टा जी एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। चलिए अब अपन बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। एक सिंपल सी चीज समझना,
डेल्टा जी निकालने के लिए यहां हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज किया। यहां से हम डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है कि जीरो आता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में दो टर्म्स हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस। अब आप कहेंगे टी भी तो है, तो सिस्टम का टेम्परेचर तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन डेल्टा एच और डेल्टा एस एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए फिक्स होते हैं, एंड दैट इज द रीजन डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है वो पहले से ही आपको क्वेश्चन में दी होती है। टेम्परेचर को हम वेरी कर सकते हैं टू मेक इट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, वही उसी बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। सबसे पहले डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। अब इसको क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के जो दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, एनर्जी और एंट्रोपी, एनर्जी और रैंडमनेस, उनसे रिलेट करो। मैंने आपको बोला था एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू एंथैल्पी चेंज एंड रैंडमनेस करस्पॉन्ड्स टू एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एनर्जी शुड डिक्रीज सो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, एंट्रोपी शुड इंक्रीज सो डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। दोनों चीजें फेवरेबल हैं तो ये प्रोसेसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होंगी। दिस इज नोन एज अनकंडीशनल स्पॉन्टेनिटी। आप मैथमेटिकली देखिए, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये वाली इक्वेशन है। डेल्टा एच नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव रहने दिया। तो माइनस डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपने साइन तो लगा ही दिए हैं, अब आपको मैग्नीट्यूड ही केवल सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा जी विल ऑलवेज कम आउट टू बी नेगेटिव, एंड व्हेन डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव व्हिच मींस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर हमने अभी कंडीशन पढ़ी, देखो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव। यहाँ पर हमेशा नेगेटिव है, तो क्या हम कह सकते हैं पहली कंडीशन जब डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी दोनों ही कंडीशंस जब फेवरेबल होती हैं तो ऐसे प्रोसेसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसके लिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अगले जो दो केस हैं, दोज डील विद कंडीशनल स्पॉन्टेनिटी, दोज डील विद कंडीशनल स्पॉन्टेनिटी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडीशनल स्पॉन्टेनिटी? देखिए, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, यहां मैंने दोनों ही नेगेटिव ले लिए। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में डेल्टा एच को नेगेटिव और डेल्टा एस को नेगेटिव रख के देखो, ये डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस को नेगेटिव रखूंगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, तो इक्वेशन बनेगा माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, अगर देखो सिंपल सी चीज लॉजिक समझना, अगर आपके पास ये इक्वेशन हो और मैं कहूं मुझे ये वाला टर्म नेगेटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो। नेगेटिव वाला टर्म बड़ा होगा और पॉजिटिव वाला टर्म छोटा होगा, तभी तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो डेल्टा एच तो जो है वो ही है, टी डेल्टा एस को कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, आप अगर टेम्परेचर को घटाते रहेंगे तो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड घटता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये घटती रहेगी। पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसलिए कोशिश करो कि टेम्परेचर जितना कम हो उतना रखा जाए। तो क्वेश्चन ये आता है कम से कम कितना रखना चाहिए, तो उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर, जैसे वाटर और आइस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये इक्विलिब्रियम में, तो जब आप यहां पर किसी सिस्टम के लिए 0 डिग्री सेल्सियस रखोगे, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रखोगे, तो इक्विलिब्रियम का मतलब डेल्टा जी 0 होना चाहिए, तो डेल्टा जी 0 हो जाता है। फर्दर इसको जब आप टेम्परेचर को ड्रॉप करोगे तो डेल्टा एच, जब ये टेम्परेचर 0 डिग्री होगा यानी इस कंडीशन में, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस और माइनस है, इसलिए डेल्टा जी 0 हो जाएगा। जैसे ही आप टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज करोगे तो टी डेल्टा एस वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा और माइनस डेल्टा एस तो फिक्स है, वो बड़ा ही रहेगा और ये छोटा हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब टेम्परेचर लोअर देन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो वाटर आइस इक्विलिब्रियम पे। इसको अब आप इसको ऐसे सोच रहे होगे कि यही क्यों लिया, तो ये इसलिए लिया क्योंकि ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वाटर से आइस का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और वाटर से आइस के बनने में एंट्रोपी घटती भी है। ये दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए मैंने ये कंडीशन ले लिया। इसका मतलब सिंपल सा है, जब दोनों नेगेटिव हो तो टेम्परेचर शुड बी लोअर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए इस
इस कंडीशन में प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यानी जब दोनों नेगेटिव हो तब टेम्परेचर शुड बी लोअर देन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। वो प्रोसेस के इक्विलिब्रियम टू बी स्पॉन्टेनियस, उस प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्लियर? यहां पे आ जाता है अगला, दोनों पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो कंडीशन ये बनेगी, ये कंडीशन बनेगी तो डेल्टा एच बड़ा हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। टी डेल्टा एच बड़ा होने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, किससे? अगेन इक्विलिब्रियम से। सो टेम्परेचर शुड बी हायर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर फॉर सच सिस्टम्स टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो टेम्परेचर शुड बी हायर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जैसे वाटर स्टीम, वाटर से स्टीम जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, हीट देना पड़ता है, इसलिए एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव का कंडीशन ये है। 100 डिग्री पे स्टीम बनना शुरू होती है लेकिन वो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ही आप 100 से ऊपर जाते हो स्पॉन्टेनिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है और ऐसे सिस्टम्स में स्टीम बनने की प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि स्टीम बनने की प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा चालू हो जाती है। लास्टली डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। अब डेल्टा एच पॉजिटिव, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज नॉट फेवरेबल। लेकिन एंट्रोपी, डेल्टा एच पॉजिटिव, एनर्जी शुड डिक्रीज एंड एंट्रोपी शुड इंक्रीज, तो ये दोनों ही कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई। जब दोनों कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, इस इक्वेशन पर आप मैथमेटिक्स लगाओगे तो दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली ऐसी प्रोसेसेस क्या होंगी? हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में हम लोग को एक दो चीजें डेल्टा जी से रिलेटेड और पढ़नी है, देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ई क्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अ न्यू वर्ड टू यू। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। एक जनरल इक्वेशन है जहां से शुरुआत होती है हमारा डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम का रिलेशन निकालने के लिए, और वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। नाउ हियर व्हाट इज Q? आप जानते हैं Q के बारे में भी हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन सेम होता है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, ये हम जानते हैं। और वहां से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q में Q रिएक्शन कोशेंट आ गया। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम की, क्योंकि जब तक हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं लगाएंगे तब तक इक्विलिब्रियम अटेन कैसे होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम जानते हैं डेल्टा जी 0 होता है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो Q की वैल्यू को ही हम के ई क्यू कह देते हैं। वैल्यू बदल जाती है, ऑफ कोर्स एक्सप्रेशन वही रहता है, जो लॉग के बाद वाला टर्म है। इक्विलिब्रियम नहीं हो तो वो रिएक्शन कोशेंट कहलाता है, और यही इक्विलिब्रियम हो तो हम उसे के ई क्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। डेल्टा जी नॉट इज माइनस 2.303 RT log के ई क्यू। हमने क्या किया, देखो इधर हमने इस टर्म को कर दिया 0 और इस टर्म को रिप्लेस करके कर दिया के ई क्यू, दिस इज 0। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को डेल्टा जी प्लस 2.303 RT log के ई क्यू इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट is equal to minus 2.303 RT log के ई क्यू। दिस इज नोन एज वेन हॉक्स इक्वेशन। इसका एक फॉर्म आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए ई होना चाहिए, और ई के लिए लॉग बेस ई जरूरी है। तो 2.303 लॉग की जगह पर हम नेचुरल लॉग लिख सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2.303 log कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर मैंने 2.303 लॉग को हटाकर नेचुरल लॉग रख दिया, माइनस RT ln Q बन गया। ln के ई क्यू इज डेल्टा जी नॉट अपॉन RT विद अ माइनस साइन। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग में क्या होता है, यहाँ पर एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, और एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज e टू द पावर दैट थिंग। अगर लॉग बेस e है तो ये रूल है, आई रिपीट, एंटी लॉग ऑफ एनीथिंग इज e टू द पावर दैट थिंग। जैसे एंटी लॉग x इज e टू द पावर x, अगर log बेस e है तो, और अगर बेस 10 है तो 10 के पावर में हो जाएगा। तो यहाँ पर e के पावर में आएगा। दिस इक्वेशन के ई क्यू इज e टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जिसे अपन वैन हॉक्स इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। सो हियर वी फिनिश विद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट।
एंड हाउ इट एक्चुअली डिनोट्स स्पॉन्टेनिटी, कैसे ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें बताता है, ये चीज हमने इसके अंदर पढ़नी। चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ और कुछ क्वेश्चंस अगले सेशन में। अगले सेशन में हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा खत्म। चलिए, फॉर द रिएक्शन डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट व्हिच दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। देखो, सबसे पहले तो हम वो टेम्परेचर निकालें जिसपे ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी को हम 0 पुट करेंगे। जब आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब आप डेल्टा जी को 0 पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाएगी डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन रहेगी। अब डेल्टा एच आपको दे रखा है 400 किलो जूल, सो दिस इज 400 किलो का मतलब 10 पावर 3 जूल्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर हमें निकालना है और डेल्टा एस की वैल्यू आपको 200 दे रखी है, सो टेम्परेचर विल बी 2000 केल्विन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो टेम्परेचर है ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। लेकिन हमें पूछा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हेन बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव द सिस्टम शुड हैव अ टेम्परेचर हायर देन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है 2000, तो हायर देन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी एनीथिंग ग्रेटर देन 2000 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसमें एक बात का ध्यान रखना, रिएक्शन at the temperature at which the reaction will be spontaneous, और इसमें एक और चीज पूछी जाती है, the temperature above which this reaction will be spontaneous। तो at which में तो वही टेम्परेचर बताना है जो इक्विलिब्रियम से बड़ा हो, लेकिन above which बोले तो किससे above पे इक्विलिब्रियम ये सिस्टम जो है स्पॉन्टेनियस हो जाता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से above पे। तो अगर ये क्वेश्चन होता है टेम्परेचर above which the reaction will be spontaneous is, तो दैट विल बी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक वर्ड बदल देते हैं, आंसर बदल जाता है, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान, आपको स्पॉन्टेनिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे डेल्टा जी निकालना है, विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू 15 है, 15 किलो कैलोरीज, सो दिस इज 15,000 कैलोरीज, ठीक है, माइनस टेम्परेचर इज 500 केल्विन, तो 500 into 20, 500 into 20 is 10,000, 15,000 minus 10,000 is plus 5,000 कैलोरीज। तो आपका डेल्टा जी का वैल्यू कैसा आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, और जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सिस्टम कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सो आपसे पूछा जा रहा है विल दिस रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस, योर आंसर विल बी नो, इट वोंट बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेल्टा जी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो करना क्या पड़ेगा इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो टेम्परेचर बढ़ाओ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको 750 केल्विन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, एंड एनी टेम्परेचर अबव 750 केल्विन ओनली दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगला क्वेश्चन देखिए, केसी फॉर अ रिएक्शन इज 10 at 300 केल्विन, फाइंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट और केसी का रिलेशन ये रहा, केसी मतलब वही के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीन प्रकार होते हैं, केसी, केपी, केएक्स, इसके बारे में हम जानते ही हैं। सो इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी, यहाँ पर सी ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सो दिस इज माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 300, और यहाँ पर log 10 हो गया 1। ये मैंने आपको बता ही रखा है, लगभग 19 होता है, ठीक है ना, और 19 इंटू 300, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 5700 जूल्स, दिस इज द राइट आंसर। सो इसमें इस तरह से क्वेश्चन, अब 19.15 लोगे तो 5745 जूल्स हो जाएगा, माइनस 5745 जूल्स, ठीक है। इसी प्रकार का इस प्रकार का स्पॉन्टेनिटी वाला एक पैटर्न का एक क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन दिस, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो सीधे सीधे आपको पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस कर दीजिए, क्योंकि जब हम डेल्टा जी को 0 पुट करते हैं तो इक्विलिब्रियम होता है, और डेल्टा जी को जब अपन 0 पुट करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाता है, क्लियर। और उस बेसिस पर टेम्परेचर आ जाएगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिस्टम स्पॉन्टेनियस कब होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ऊपर कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे, इस बारे में सोचिए, ठीक है। चलिए अगला, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO3, ठीक है, फ्रॉम
SO2 एंड O2। SO3 फ्रॉम SO2 एंड O2 का इक्वेशन होता है 2SO2 प्लस O2। वेरी सिंपल, इसलिए आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप लिखें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती तो डेफिनेटली दी जाती, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको यहाँ पर डेल्टा G नॉट इसका पूछ रहे हैं 2 मोल SO3 बनाना है, ठीक है। अब डेल्टा G नॉट ऑफ SO2 एंड SO3 दे रखा है, ऑक्सीजन क्या क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, एलिमेंटल स्टेट में जो भी चीज होती है उसके लिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 होती है। वैसे भी क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको 0 ही मानना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा G नॉट फॉर दिस इक्वेशन व्हिच विल बी 2 into डेल्टा G नॉट ऑफ SO3 minus 2 into डेल्टा G नॉट ऑफ SO2। सो 2 into SO3 की वैल्यू है -371.1, ठीक है, माइनस 2 into -300.2। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। 2 2 14 1 0 6 7 -742.2, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 600.4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड राइट द आंसर हियर, ठीक है। सॉल्व करने का काम आपका है, वी विल नॉट वेस्ट टाइम सॉल्विंग दिस। चलिए, तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेल्टा G नॉट एंड कुछ क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन और अगले सेशन में कराऊंगा एंड देन बचे हुए 2 लॉज छोटे छोटे से हैं, फटाफट से उसी सेशन के अंदर खत्म हो जाएंगे। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट सेशन। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे डेल्टा G से रिलेटेड, उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट द लास्ट 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पुराने समय में AIPMT में ये पूछा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन, ये तो नहीं कहना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो देखिए, फॉर द रिएक्शन आपको रिएक्शन दे रखी है एट 300 केल्विन, डेल्टा E -3 किलो कैलोरीज है और डेल्टा S -10 कैलोरीज पर केल्विन है। आपको डेल्टा G पूछा है। डेल्टा G इज डेल्टा H - T डेल्टा S। यहाँ पे आपको डेल्टा E दे रखा है, डेल्टा H नहीं दे रखा। तो सबसे पहले तो हम डेल्टा H निकालेंगे। डेल्टा H निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा mg/t, ठीक है। डेल्टा E की वैल्यू -3 किलो कैलोरीज है, जिसको हम -3000 बोलेंगे। दिस इज 1 - 2 -1। R की वैल्यू आपको कैलोरी में रखनी है, दैट इज 2, और ये हो जाएगा 300। सो यू विल गेट -3600 कैलोरीज एज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, ठीक है। अब आपको डेल्टा G चाहिए, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H - T डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू जो है वो है -3600, -300 इंटू डेल्टा S इज -10 से हो जाएगा -3600 प्लस 3000, दैट इज -600 कैलोरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा G निकालने के लिए डेल्टा H - T डेल्टा S होता है, टेम्परेचर है, डेल्टा S है, लेकिन डेल्टा H नहीं है, लेकिन डेल्टा H की जगह डेल्टा E है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए, फॉर द रिएक्शन आपको रिएक्शन दे रखी है 2NOCl भी एक गैस ही होता है। आपको डेल्टा G नॉट चाहिए, फॉर्मूला होता है -2.303 RT log K, लेकिन यहाँ K नहीं देकर आपको यहाँ पर तीनों के इक्विलिब्रियम प्रेशर्स दिए हुए हैं। ये तीनों जो है दीज आर द इक्विलिब्रियम प्रेशर्स। अब आपको पता होगा Kp का फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपॉन प्रेशर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। PNOCl जो आपको दे रखा है वो है 10 पावर -2, इसका स्क्वायर लीजिए, अपॉन ये हो जाएगा 10 पावर -5 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2। एक -2 से एक -2 जाएगा, -10 ऊपर जाके हो जाएगा +10 और -2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8। चलिए, डेल्टा G नॉट इज -2.303। R की वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया है, तो हम बाय डिफॉल्ट इसे जूल में ले लेते हैं, 8.314, ठीक है। T की वैल्यू डेल्टा G नॉट बोला है, तो इसे आप 298 ले लीजिए, क्योंकि G नॉट का मतलब स्टैंडर्ड हो गया और स्टैंडर्ड 298 केल्विन होता है, और यहाँ पर log 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। ये तो हम जानते हैं -19 हो जाएगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 300 ले लेंगे 298 को। ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। 8 log 10 वो जब 1 होता है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 19 3 57, सो 5700 इंटू 8 सॉल्व कीजिए, 8 7 56, 8 5 40, 500 दिस मच जूल्स, -45600 जूल्स। अगर आपको
किलो जूल में पूछें तो -45.6 किलो जूल इसका आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉड्यूल रेस में सब में क्वेश्चंस हैं, कीप प्रैक्टिसिंग देम, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। कमिंग टू द लास्ट टू लॉज, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल शुड बी परफेक्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखें और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखें तो आप वो ऑप्शन चुनिए जो कहता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन। परफेक्टली क्रिस्टलाइन का मतलब होता है देयर इज नो डिफेक्ट। सॉलिड में पढ़ते हैं ना डिफेक्ट्स होते हैं, तो ऐसे कोई डिफेक्ट नहीं है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिमिट T टेंड्स टू 0, S टेंड्स टू 0। जैसे जैसे टेम्परेचर 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे एंट्रोपी भी 0 की तरफ जाएगी। 0 केल्विन टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर वेयर ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन सीज, सब बंद हो जाते हैं मॉलिक्यूलर मोशन, और इसलिए किसी भी तरह की एंट्रोपी उसके अंदर नहीं होती। इसका क्या काम है? इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फेजेस के कंपाउंड्स के लिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी यहां से निकाल सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेट SM0 इज मोलर एंट्रोपी एट 0 केल्विन एंड SM इज मोलर एंट्रोपी एट T केल्विन। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा S क्या होगा, तो आपने 0 केल्विन से शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया, फाइनल टेम्परेचर इज T केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर वाज 0 केल्विन, सो इट विल बी SM - SM0। और थर्ड लॉ के हिसाब से, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से SM0 यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए 0 होता है, तो यहाँ पर डेल्टा S इज SM0। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा S इज Q/T, ये हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े, रिवर्सिबल heat exchange during a reversible process. So delta S is SM because SM0 0 हो गया। Q आपको याद होगा, QP कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, QP is NCPDT। ठीक है, हीट कैपेसिटी में डेल्टा H था, ये N 1 मोल है क्योंकि मोलर एंट्रोपी की बात हो रही है, तो QP की जगह पे हम लिखेंगे CPDT अपॉन T, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो मेनली इसका जो डेफिनेशन है वो याद रखिए। और लास्टली ये एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्यों हैं ये? इवन व्हेन दे आर परफेक्टली क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है, इन्हें हम अगर सॉलिडिफाई कर दें, ये सब गैसेज ही हैं ज्यादातर, और आइस की हम बात कर रहे हैं जो कि वाटर से आता है, तो नेचुरली सॉलिड कोई भी नहीं है। अब आप उसे सॉलिडिफाई करते हैं, -273 केल्विन पे ले जाते हैं, तब भी इनके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर जरूर रह जाता है। इसलिए इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर इनके अंदर 0 एंट्रोपी नहीं देखी गई है। सो यू नीड टू लर्न दीज एक्सेप्शंस। ठीक है, एंड फाइनली 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन टू सिस्टम्स विद डिफरेंस इन टेम्परेचर आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, दोनों स्टेटमेंट इसके, बहुत सिंपल सा लॉ है कि अगर आप दो सिस्टम्स को कांटेक्ट में रखोगे तो जो ज्यादा गर्म होगा उससे ठंडे की तरफ हीट का फ्लो होगा। हायर टेम्परेचर, ये अपन ने शुरू में भी पढ़ा था, याद होगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो दिस डील्स विद, और ये कब तक होता रहेगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, यानी दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक ऑल्टरनेट स्टेटमेंट है जो अगेन वेरी वेरी ऑब्वियस है, इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium with the third system C, then they will also be in equilibrium with each other। देखो एक सिंपल सी चीज है, एक सिस्टम है A और ये दूसरा सिस्टम है B, ये एक तीसरे सिस्टम C के साथ दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी A और C में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, B और C में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर ऐसा होगा तो A और B में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों अगर इससे इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड विद दिस वी फिनिश विद थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड एक पार्ट और है जिसे हम थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर एनर्जेटिक्स की शुरुआत करेंगे। ओके।